हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप लोगों को मज़ा आ रहा है, चीज़ें तैयार हो रही हैं, इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आपको बढ़ रहा होगा। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मानव विकास सूचकांक। क्योंकि जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, सूचकांक से भी हर एग्ज़ाम में हमारे एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज इसलिए हम कुछ सूचकांक का डिस्कस करेंगे। लेकिन सूचकांक का डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें रिविज़न करना है। हम लोगों ने करंट अफेयर में फ्रेंड्स 3 चीज़ें पढ़ी अभी तक, 3 क्लास हम लोग के हो चुके हैं। पहला हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस पढ़ा, दूसरा हमने सरस्वती पुरस्कार पढ़ा, फिर भारत रत्न पढ़ा और मूर्ति देवी पुरस्कार भी पढ़ा। तो आपको जैसा पता है कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही फ्रेंड्स, सब कुछ मैगजीन में है, सब बुक्स में है, गूगल्स पे हैं, हर जगह चीज़ें हैं। लेकिन मेरी ये करंट अफेयर की मैंने जो सीरीज़ चलाई है, इसका मेरा मकसद ही है कि एक ही जगह सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ों को पहली बात तो आपको मिले, और मिलने के साथ ही साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसकी वजह से चीज़ें सिर्फ पढ़ी ना जाए बल्कि तैयार हो जाएं। और जब हमें तैयार रहेंगे एग्ज़ाम में, तो तभी जाके एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अभी आपने देखा कल कुछ आयोग की कुछ डेटें कैलेंडर जारी हुए, उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन की डेट आई। खंड शिक्षा अधिकारी की भी प्री की डेट आ गई, मेंस की उसकी भी डेट आ गई, समीक्षा अधिकारी 2016 की डेट आ गई, यूपी पीसीएस 2020 की भी डेट आ गई। तो हमारे आगे बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उन सारे एग्ज़ाम को हम ध्यान में रख के भी आगे चल रहे हैं। तो आप लोगों से ये अपील है, जितने भी बच्चे खंड शिक्षा अधिकारी के हैं या समीक्षा अधिकारी के हैं या यूपी पीसीएस 2020 देना है या एवन जेल वार्डन या लेखपाल देना है, वो सारे बच्चे तेज़ी से जुड़ें और करंट अफेयर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। तो आइए सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले 3-4 क्लासेस में पढ़े हैं, बिल्कुल 5 मिनट में। आप मेरे साथ जवाब दीजिए और सेल्फ को चेक करिए कि हमने उसका नोट्स बनाया है, वीडियो देखा, क्या क्वेश्चन हमें अब याद हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे उतना ही हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पहले दिन क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून को मनाया गया। लेकिन आपको मैंने इसको पूरे इतिहास से बताया था, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, या सम्मेलन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, आप जवाब दीजिए मेरे साथ। स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। और जब प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया कब गया, तो 5 जून 1974 को यूएसए के स्पोकन में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, यूएसए के स्पोकन में पहली बार मनाया गया। अगर ये प्रश्न कभी पूछा जाए कि प्रथम सम्मेलन जब स्टॉकहोम में हुआ था उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो आप जवाब दीजिए फ्रेंड्स। नोट्स बना चुके हैं आप लोग, 119 देशों ने हिस्सा लिया था। लेकिन जब 2019-20 का भी पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो अब हमें यहाँ देखना है कि इसकी थीम क्या थी और इसके जो मेज़बान देश थे वो कौन थे। तो आपको जैसा कि पता है इसकी थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। क्या थी, बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। और इसकी जो भागीदार देश थे वो कोलंबिया और जर्मनी थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2019 का भी याद रखिएगा, 2019 का जो मेज़बान देश था वह चाइना था, और उसकी जो थीम थी वो क्या था, बीट द एयर पॉल्यूशन। और उसके एक साल पहले 2018 में इस पर्यावरण दिवस की मेज़बानी भारत ने की थी, और उस साल की थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हम लोगों ने पहले क्लास में यही पढ़ा था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़े फ्रेंड, भारत रत्न पढ़ा था। भारत रत्न में मैंने बताया था कि भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई। कब की गई फ्रेंड्स, 1954 में की गई। और ये पहली बार किसे दिया गया था, तो मैंने बताया था 3 लोगों को मिला था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब प्रश्न पूछा जाए पहले व्यक्ति के लिए, तो आप किसे चुनेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुनेंगे। और अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है फ्रेंड्स, जवाब दीजिए आप। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। और प्रथम महिला जिन्हें यह प्राप्त हुआ था, इंदिरा गांधी। लेकिन एक बार समाप्त होने के बाद जब दोबारा इसके फिर प्रारंभ किया गया था, तो प्रथम महिला कौन थी, आप ध्यान दीजिए। जब इसे एक बार समाप्त कर दिया गया था और दोबारा इसे फिर शुरू किया गया था, तो प्रथम महिला कौन थी, इसमें फिर आपको बताया गया था कि दोबारा कौन सी थी, जो मदर टेरेसा को मैंने बताया था, वहाँ भारत रत्न उनको दोबारा दिया गया था। फिर आपको मैंने बताया था 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में इसे समाप्त कर दिया गया था, और 1980 में इसे फिर प्रारंभ किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही बनेगा फ्रेंड्स कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया है, तो मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है भारत रत्न,
तो अब तक 14 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, जब तक कि कुल मिलाकर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों ने करंट अफेयर पर डिस्कस किया था। तो करंट अफेयर में मैंने बताया था कि 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें आपको मैंने बताया था कौन से, नानाजी देशमुख थे और भूपेन हजारिका, और तीसरे व्यक्ति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। मैंने आपको उन 2 व्यक्तियों को क्या बताया था कि भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत प्रदान किया गया था, और प्रणब मुखर्जी के संबंध में मैंने बताया था ये भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ रह गई थी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी एक प्रश्न भारत रत्न से भी बनता है कि भारत रत्न को जो दिया जाता है कि उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में पूछते हैं कि कैसे रहता है, इसमें किस चीज़ का बना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, तांबे का पीपल का पत्ता होता है, और उसमें प्लेटिनम का चमकता हुआ शूर होता है, और नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और इसे हमेशा सफ़ेद फीते में पहनाया जाता है। सफ़ेद फीते के अंतर्गत ये मेडल पहनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न 1-2 बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उस दिन डिस्कस नहीं हुआ तो मैंने आज आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे, सरस्वती पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। तो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, सरस्वती पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। पहली बात तो ये बताइए आप, सरस्वती पुरस्कार कौन सा क्रम था, मैंने आपको बताया था क्रम से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका क्रम क्या था फ्रेंड्स, 29वां सरस्वती सम्मान, जो 2019 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, या कौन सा था, 29वां सरस्वती सम्मान था। और कब से इसकी शुरुआत की गई है, तो मैंने बताया था 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है, और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया, तो आपको पता है फ्रेंड्स, वो पहले व्यक्ति कौन थे, आप हरिवंश राय बच्चन, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा 4 वॉल्यूम्स के लिए ये दिया गया था। ये आपको मैंने इसके इतिहास के संबंध में बताया था। फिर करंट अफेयर मैंने क्या बताया था कि 2019 का सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया, वासुदेव मोही को, उनकी जो कथा संग्रह चेक बुक थी सिंधी भाषा में, उसके लिए उनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मूर्ति देवी पुरस्कार। तो आप याद करिए कि मूर्ति देवी पुरस्कार कौन सा क्रम था, तो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, 33 मूर्ति देवी पुरस्कार था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। लेकिन ध्यान क्या रखना था, ये पहली बार जब दिया गया नागराज राव को दिया गया, तो किस भाषा में मिला था, कन्नड़ भाषा में। किस सन में मिला था, 1983 में मिला था। लेकिन अगर हिंदी भाषा का पूछा जाए तो हिंदी भाषा का वीरेंद्र कुमार को 1984 में ये दिया गया था। ये मैंने आपको इसके इतिहास के संबंध में बताया था, और आपको ये भी बताया था इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, 4 लाख रुपए होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, इसमें पुरस्कार राशि जो होती है वो 4 लाख रुपए होती है। और इसका जो करंट अफेयर था कि 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार आपको मैंने बताया था कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी अस्थि और भगवती के लिए, जो उनकी आत्मकथा थी, उसके लिए प्रदान किया गया। और सबसे लास्ट में मैंने एक चीज़ और मेंशन कर दी थी कि 2017 के भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 2017 में बंगाली कवि जाय गोस्वामी दोंतो फव्वारा मात्रों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो पिछले 4 क्लास में हमने जितने करंट अफेयर पढ़े, एक बार उसका रिवीजन कर लिया। इस तरीके से किसी भी टॉपिक को अगर हम 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो पूरी संभावना ये बन जाती है कि अब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। तो हमें रिवीजन पे फोकस करना है, और करंट अफेयर में इस तरीके से पढ़ना है कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ें एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग सूचकांक पे। तो आज हमने 2 सूचकांक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मेच्योर हैं, सब लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। पहले आप ये समझिए कि मानव विकास सूचकांक हमें पढ़ना है, सर फोकस कैसे करना है, प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रायः एक नया प्रश्न अभी हाल ही में चला बड़े एग्जामिनेशन के लिए, खासकर समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस और यूपीएससी वालों के लिए। इसमें खास बात यह हुआ कि भी हाल ही में सूचकांक के अलावा सूचकांक का जो जारीकर्ता होता है, यह सूचकांक कौन जारी करता है, इसको लेकर प्रश्न बार बार पूछे गए। और छोटे एग्जामिनेशन में जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं, चाहे दरोगा हो, पुलिस हो, या फिर वीडियो हो, एनटीपीसी हो, लेखपाल हो, जेल वार्डन हो, ऐसे एग्जामिनेशन में प्रायः आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। किस किस चीज़ों पर, पहला कि कोई भी सूचकांक जारी हुआ तो उसमें कुल सदस्य देश कितने थे,
प्रथम स्थिति किसकी थी, नंबर 1 पे कौन था, और उसमें भारत की स्थिति क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत का स्थान कौन सा था, उसे आप ध्यान रखिए। और कुछ एग्जामों में ये पूछा जाता है कि प्रथम स्थान पे कौन रहा, ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन बड़े एग्जामिनेशन के लिए किसी भी सूचकांक को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, जो अभी आपको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2019। सबसे पहले देखते हैं मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो यूएनडीपी एक संस्था है। कौन सा फ्रेंड्स, यूएनडीपी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना ही नहीं, 2018 पीसीएस प्री में सीधा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। आपको यही आंसर देना था कि यूएनडीपी जारी करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एचडीआई इसे बोलते हैं। एचडीआई का मतलब फ्रेंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो आइए देखते हैं इसमें कुल कितने देश थे। इसमें देशों की कुल संख्या 189 थी और शीर्ष देश पर कौन था, नॉर्वे था। और निम्नतम स्थान पर मतलब कि 189वें नंबर पे कौन था, वह नाइजर था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर वनडे एग्जामिनेशन वाले जितने भी बच्चे हैं उनके प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो भारत की स्थिति को देखने के लिए हम जो सूचकांक जारी होता वो तो देखते ही हैं, साथ ही साथ पिछले वर्ष का भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पिछले वर्ष से तुलना करके पूछ लेता है। तो 2019 में भारत का स्थान कौन सा था फ्रेंड्स, 129वां है, जबकि 2018 में भारत का स्थान क्या था, 130वां था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 129वां आया है, जबकि 2018 में भारत का स्थान 130वां था। अब बताइए कि भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर प्रश्न कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया और बहुत सारे मेच्योर बच्चे जानते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई सूचकांक जारी होता है या कोई इंडेक्स जारी होता है, उसमें जब संख्या आपकी बढ़ती है तो वहाँ खुश नहीं होना है। इसका मतलब है कि आपकी रैंकिंग में गिरावट हो रही है। लेकिन जब संख्या घटती है तब इसका मतलब यह हुआ कि आपकी रैंकिंग में सुधार हो रहा है। तो पिछली बार 2018 में कितना था फ्रेंड्स, 130 था, और इस बार कितना हो गया, 129 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मानव विकास सूचकांक में भारत के रैंकिंग में सुधार आई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर नॉर्वे था, इसे कितना स्कोर हुआ, कितना अंक प्राप्त हुए हैं, 0.954, और भारत को इस बार कितना प्राप्त हुआ, 0.647, जबकि 2018 में था 0.640। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्कोर केवल यूपीएससी को बच्चों को याद करना है। ऐसे बच्चे जो आईएएस की प्रिपरेशन में हैं वो इस स्कोर को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार यूपीएससी ऐसे पूछता है कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, उसके संबंध में बताएं। स्टेटमेंट दे देगा, 2019 के मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे 980 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा। अब प्रथम स्थान तो ठीक था, लेकिन जो इसका स्कोर बताया गया वो कथन गलत था, और थोड़ी सी जानकारी कंप्लीट ना होने की वजह से हमारे हाथ से क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब यूपीएससी में ये ट्रेंड है तो जो अपना इस समय आयोग है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पूरा का पूरा पैटर्न यूपीएससी जैसा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस चीज़ की भी प्रबल रूप से संभावना है ये ट्रेंड आपके पीसीएस समीक्षाधिकारी और खंड शिक्षाधिकारी में भी हो सकता है। इसलिए ऐसे एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी वनडे एग्जामिनेशन वाले यहाँ आपको तनाव नहीं लेना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2010 से यूएनडीपी द्वारा एचडीआई की गणना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो गणना की जाती है, उसमें एक नई विधि का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं उस नई विधि का प्रयोग क्या किया गया, जिसके अंतर्गत 3 संकेतक शामिल हैं। कितने संकेतक, 3 संकेतक शामिल हैं। पहला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक, तीसरा आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक को क्या बोलते हैं, LEI, लाइफ इलास्टिसिटी इंडेक्स। शिक्षा सूचकांक एजुकेशन इंडेक्स, आय सूचकांक इनकम इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट बनाते समय इन 3 आधारों को ध्यान दिया जाता है
कि उनकी जीवन प्रत्याशा सूचकांक में स्थिति क्या है, शिक्षा सूचकांक में स्थिति क्या है और आय सूचकांक में स्थिति क्या है। इन तीनों को आधार बना करके मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नोट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में आ सकता है। एचडीआई की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं विजेता अमृत सेन ने किया। किसने किया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय मूल के अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, अमृत सेन ने किया है। यहाँ से भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बड़े एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। इस तरीके से मैंने पूरा मानव विकास सूचकांक इस प्रकार से पढ़ा कि अब यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं जाएगा। ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। कुल सदस्य देश कितने हैं? 189 देश थे। प्रथम स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे रहा। अंतिम स्थान पे कौन रहा? नाइजर रहा। भारत की रैंकिंग कितनी थी? 129 थी। पिछली बार कितनी थी? 130 थी। रैंकिंग में प्रभाव क्या पड़ा? रैंकिंग में सुधार आई। और जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी है। और इसके 3 संकेतक कौन हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। और इस अवधारणा को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था? तो महबूबुल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और भारतीय मूल के अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब हम लोग नेक्स्ट सूचकांक की तरफ चलते हैं। एक सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? पहला यहाँ फोकस करना आपको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 180। और मानव विकास सूचकांक में कितनी थी? 189। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? इस पे शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है और जिसका स्कोर कितना है? 87। कौन है? डेनमार्क। जबकि मानव विकास सूचकांक में कौन था? नॉर्वे। निम्नतम स्थान पे मतलब 180वें स्थान पे कौन है भ्रष्टाचार में? सोमालिया है। कौन सा है? सोमालिया है, जिसका स्कोर है 9। इन दोनों का स्कोर यहाँ पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों के स्कोर को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। भारत की स्थिति क्या है? 2019 में भारत की रैंकिंग इसमें 80 है, 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि 2018 में कितनी थी? 78 थी। अब आप खुद ही जवाब दीजिए। अब बताइए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार आया है कि रैंकिंग में गिरावट आई है? कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देख रहे हैं आप कि पिछली बार 78 था, इस बार 80 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? रैंकिंग में गिरावट आई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब ध्यान देते हैं कि सर 87 और 9 ये क्या आधार बना के ये स्कोर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यह सूचकांक 0 से 100 तक विस्तारित किया गया है, जिसमें 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार। मतलब इसमें जो अंक दिए जाते हैं वो 0 से 100 तक ही मैक्सिमम दिए जाते हैं। जो 0 अंक पाएगा इसका मतलब हुआ वह सबसे भ्रष्ट है। जो 100 पा सकता है मतलब मैक्सिमम, वो सबसे ईमानदार माना जाएगा। और इस आधार पर जब इसकी गणना की गई है तो 87 रैंक अंक मिले हैं किसको? डेनमार्क को। और जबकि 9 अंक मिले हैं किसको? सोमालिया को। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 2 सूचकांक क्लियर किए, मानव विकास सूचकांक और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो एक एक सूचकांक को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में जितने भी बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं पूरे सूचकांक को एक ही जगह पे उसके जारीकर्ता, कुल सदस्य देश, भारत की स्थिति, प्रथम स्थान, जितने भी 15 से 17 सूचकांक हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं उनकी पूरी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि 7068507275 इस नंबर पे कांटेक्ट करके करंट अफेयर पे एडमिशन लेने के लिए आप लोग कांटेक्ट करिए। जैसा कि मैंने बताया इसकी फ़ीस केवल 100 रुपये मंथली है। उतनी फ़ीस को आप पेड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस